गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। तो पार्षद सीमा नियम जो हमने पढ़ा था तो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इम्पोर्टेंस है पार्षद सीमा नियम के कि और क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या उसमें अधिनियम के अंतर्गत इसमें चेंजेस किया जा सकता है। सीमा नियम के वाक्य क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें हमने पढ़े थे कि कंपनी के नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम वाक्य और सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी के उद्देश्य या उद्देश्य वाक्य और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, सीमित दायित्व का संबंधी वाक्य और एक था कैपिटल क्लॉज, पूंजी वाक्य। तो ये सारी क्लॉजेस थे जो आपके सीमा नियम के वाक्य के अंतर्गत हमने पढ़े थे। आज हम समझेंगे कि इस सीमा नियम की व्याख्या दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो उसके अंतर्गत अगर हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, फिर उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है। बट अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इसका सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम है, डॉक्यूमेंट है, उसके बाहर जाके अगर काम करती है तो किस हद तक वो काम लीगल माना जाएगा, तो उसको हम पढ़ेंगे। This is Unit 2, Lecture 8, Memorandum of Association, Doctrine of Ultra Vires, जिसको बोलते हैं शक्ति बाह्य अधिकारों का सिद्धांत। जैसे कि नाम हिंदी में समझ आ रहा है कि शक्ति बाह्य अधिकारों का सिद्धांत मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पार्षद सीमा नियम है उसके अंतर्गत काम करने से कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस कानूनी बनी रहती है। मगर अगर वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उससे बाहर हटके काम करता है तो उसकी अधिकारों का हनन होता है और वो कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में ना रहे। तो आइए जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, शक्ति बाह्य अधिकारों का सिद्धांत क्या होता है। आप देखिए इसमें लिखा है इफ अ कंपनी if a company operates beyond the scope of the powers stated in the object clause, memorandum of association पार्षद सीमा नियम में हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के उद्देश्य या उद्देश्य वाक्य ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन है कि हम इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, कंपनी को स्थापित कर रहे हैं, और अगर कंपनी उन ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ जाके ऑब्जेक्टिव से हट के कुछ काम करना चाहते हैं तो वो सब आ जाएंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में, जिसको शक्ति बाह्य अधिकारों का सिद्धांत बोलते हैं। एंड in that case action of the company will be ultra vires and thus void। उस केस में माना जाएगा कि जो भी कंपनी ने ऑब्जेक्टिव से हटके कोई काम किया है वो उनकी शक्ति से बाहर है, इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस, उस काम की एग्जिस्टेंस, उस जो नया उन्होंने ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो प्रत्येक कंपनी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्यों का सरल एवं स्पष्ट उल्लेख करें। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्पेसिफाई करने चाहिए। अब सीमा नियम में दिए गए उद्देश्य वाक्य ऑब्जेक्टिव क्लॉज कंपनी के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्लॉज का मतलब कि स्पेसिफाई करना कि किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। न्यायालय कंपनी द्वारा उद्देश्य वाक्य से बाहर किए गए कार्यों को शक्ति बाह्य दैट इज अल्ट्रा वायर्स, शक्ति बाह्य मतलब अल्ट्रा वायर्स घोषित करती है। एंड परिणाम स्वरूप यदि इस प्रकार के कार्य से किसी व्यक्ति को हानि होती है तो होने वाली हानि के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है। तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन की जो कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्यों से हटके काम किया है। सो इससे रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो कंपनी की नहीं होगी। जिस इंडिविजुअल ने, जिस मेंबर ने ये ट्रांजैक्शन किया है वो पर्सनली उसके लिए जिम्मेदार होगा।
इस प्रकार कंपनी की ऐसी क्रियाएं जो कंपनी अधिनियम अथवा पार्षद सीमानियम के क्षेत्र के परे होती हैं उनको हम शक्ति बाह्य या अधिकारों के बाहर की क्रियाएं कहते हैं। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एंड कंपनी के बाह्य संबंधों के नियमन संबंधी नियम पार्षद सीमा नियम में दिए होते हैं। दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होता है कि कंपनी के बियॉन्ड स्कोप कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा और डिटेल में हम इनके बारे में समझेंगे। The application of this doctrine was first demonstrated by the House of Lords. Again, कंपनी लॉ में और एवरीथिंग हर चीज के लिए हर डिसीजन के लिए एक केस रेफरेंस है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बेसिकली आया कहाँ से? ये एक केस था। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द केस ऑफ एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। ये एक केस है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। ये दो पार्टीज हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है रिच। एंड इन दिस केस अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था टू मेक सेल लैंड और हायर रेलवे कैरियज, मतलब कि रेलवे कैरियज से चीजें बनाना, उनको हायर पे देना और उनके मैन्युफैक्चरिंग करना। To carry on the business of mechanical engineers or general contracts, to purchase, lease, work, sell mines, minerals, land and buildings। ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जिस ऑब्जेक्टिव से ये एक्चुअली कंपनी बनी थी। एंड हुआ क्या, द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिच फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी ने रिच के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नाउ अगर हम देखें जो तीन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो कंपनी बनी थी, उस ऑब्जेक्टिव में कहीं भी मेंशन नहीं था कि वो जनरल जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन में कंपनी एंटर करेगी। तो ये कहीं मेंशन नहीं था कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं। So the question was raised whether the contract was covered within the meaning of general contracts। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ कि जो कंपनी के एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है रिच के बीच में एंड ऐश्वरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी के लिमिटेड के बीच में, क्या वो उसको हम कंपनी के डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मान सकते हैं। एंड बाद में कोर्ट केस फाइल किया गया एंड पाया गया कि ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं शक्ति बाह्य अधिकारों के अंतर्गत आता है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफाइड नहीं था कि जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट भी जो जो कंपनी है साइन करवा सकती है। so, इसलिए जितने भी लॉसेस हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उस केस में कंपनी की नहीं होंगी, इस केस में इंडिविजुअल की होंगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन करवाया है। सो दिस इज समथिंग। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का बेसिक पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका बेसिकली उद्देश्य अगर हम देखें कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़कर ही वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इससे बाहर कोई कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स मानी जाएगी और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, और इसलिए जो कंपनी में इन्वेस्टेड फंड है वो यूज नहीं किए जा सकते कंपनी के द्वारा। Secondly, to prevent the directors from misusing their powers by departing from the main objective for which the company is formed। एक चीज शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्लस जो डायरेक्टर को मिसयूज ना कर पाए अपनी पावर का, जो कि अपना कोई अलग ट्रांजेक्शन कर ले जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ना हो। So this is also the purpose of doctrine of ultra vires। And lastly, to protect the interest of creditors, creditors
जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, फंड दिया है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, उनको टाइमली पे किया जाएगा और उनके पैसों का मिसयूज नहीं किया जाएगा कंपनी द्वारा। अब इसके क्या परिणाम है? जो ये है शक्ति बाह्य अधिकारों, इसके क्या परिणाम है? इसके मतलब इस परिणाम, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज आर लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाके कोई काम ना करे। ठीक है, तो सारी लायबिलिटी डायरेक्टर की बनेगी। अगर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के हटके कोई काम करती है तो कंपनी लायबल नहीं होगी, द डायरेक्टर विल बी हेल्ड लायबल। अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग बाय द कंपनी, अगेन कंपनी के ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफाई होगा कि इफ अ बैंक लेंड्स टू द कंपनी फॉर द पर्पस नॉट स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट, ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली मेंशन ना हो ऐसा ऑब्जेक्टिव और उसके लिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया हो, देन द बोरोइंग वुड बी अल्ट्रा वायर्स, इसलिए उसको शक्ति बाह्य अधिकार बोलेंगे। एंड द बैंक विल नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट, बैंक भी इसके केस में अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगा। so, इसलिए क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स, शक्ति बाह्य अधिकार, जो उनके सिद्धांत है, बहुत जरूरी है। अल्ट्रावायर्स लैंडिंग बाय कंपनी, अगर किसी कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जाके किसी को लिंक किया है, अगेन कंपनी लायबल नहीं होगी। अल्ट्रावायर्स एक्ट, जो शक्ति बाह्य अधिकार है, उसके बाहर जाके कंपनी ने कोई काम किया है, सो वो सारा काम लीगली वैलिड नहीं होगा एंड कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। Injunction, any member of the company can use the remedy of injunction to prevent the company from doing ultra vires act. So निषेध ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, इंजंक्शन जिसको बोलते हैं निषेध ऑर्डर, जब कोई शक्ति बाह्य कार्य किए जाने वाला हो, मतलब जब कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन किया जाने वाला हो, तो कंपनी का सदस्य इसे रोकने के लिए न्यायालय से निर्देश आदेश आदेश प्राप्त कर सकता है, मतलब इंजंक्शन ऑर्डर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 4 मेंबर्स इन अ कंपनी एंड आउट ऑफ दोस 4 मेंबर्स 3 मेंबर्स आर डूइंग द वैलिड ट्रांजैक्शन, मतलब वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ट्रांजैक्शंस करते हो, और जो रिमेनिंग एक मेंबर है वो चाहता है कि कुछ अल्ट्रा वाइज ट्रांजैक्शन की जाए, कि कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मेंशन ना होने के बाद भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की जाए, तो जो ये रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं वो कोर्ट से ऑर्डर एक पास करवा सकते हैं टू स्टॉप एनी सच ट्रांजैक्शन, इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ ही एक क्लॉज आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।